साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कैसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चेक बाउंस से। जजमेंट जो है पास किया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 22/6/2026। अभी हम एक काम करते हैं, इस फैसले को रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम लोग आते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, ब्रीफ के ऊपर कि क्या था मामला। इस केस में कन्विक्ट किया गया अक्यूज को बाय द ट्रायल कोर्ट। वो अपील भी हार गया और अल्टीमेटली उसको बरी किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन रिवीजन। तो हमें यहाँ पर तीन शब्द जो है सुनने को मिले, ट्रायल, अपील एंड रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक बातों को। देखिए, जब भी कन्विक्शन होगा ट्रायल कोर्ट से किसी भी अक्यूज को, तो अक्यूज को जो है अपील दाखिल करनी पड़ेगी। और अपील कहाँ दाखिल होगी? सेशंस कोर्ट में। इसके साथ साथ एक बात और नोट डाउन कीजिए, अगर आप एक परिवादी हैं और अगर अक्यूज बरी हो गया है और आप जा रहे हैं अपील में, तो ये अपील भी लाई करेगी कोर्ट ऑफ सेशन में। इसके लिए आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है। और इंपॉर्टेंट जो है प्रावधान है सेक्शन 413 बीएनएसएस में। इसके अलावा एम्पल जजमेंट है एमपी हाई कोर्ट के भी, एम्पल जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट के भी, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अपील सदैव ही लाई करेगी अगेंस्ट कन्विक्शन और एक्विटल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर हो गया? दूसरी बात, अगर अपील भी हार गए आप, तो आपको रिवीजन जो है फाइल करनी पड़ेगी बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। और रिवीजन के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि रिवीजन आपकी होनी चाहिए ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। अगर ऑन पॉइंट ऑफ फैक्ट आपका रिवीजन है तो आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे, आपको लॉ पॉइंट पे ही जोड़ देना होगा। क्लियर हो गया? चले आगे। जब भी हम लोग दाखिल करते हैं अपील या रिवीजन, क्लियर है, तो एक होता है कन्विक्शन बेसलाइन। इस चीज को आप जो है नोट डाउन कर लो कि किस पॉइंट पे जो है कन्विक्शन हुआ। इस केस में कोर्ट ने क्या माना था कि अक्यूज जो है एडमिट करता है अपने सिग्नेचर को ऑन द चेक। इसके अलावा वो प्रिजम्पशन जो है रिब्यूट नहीं कर पाया। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि केस को लड़ो मत, केस को जो है मैनेज करो। आप लोग क्या करते हो कि जब भी आता है नोटिस चेक का, आप उसका रिप्लाई तक नहीं करते हो। पता नहीं क्यों ऐसी गलतियां आप लोग करते हो, जबकि रिप्लाई करना चाहिए। रिप्लाई करने का बेनिफिट क्या रहता है कि आपका डिफेंस क्या हो जाएगा? प्रोबेलाइजिंग। क्लियर है? जिसके दो फायदे मिलते हैं। पहली बात, यू could easily contest the application of section 143A of NI Act. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप ट्रायल को लड़ोगे, जो आपने रिप्लाई दिया उसका खंडन नहीं कर पाया स्पेसिफिकली परिवादी, तो वहां पर प्रिजम्पशन क्या हो जाएगा? रिब्यूट। तो उसका फायदा मिलता है। देखिए, सिग्नेचर अगर आप एडमिट कर रहे हो तो वहां पर कोर्ट जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगा सेक्शन 139 एनआई एक्ट में। और प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए आपका डिफेंस कैसा होना चाहिए? जिसका प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट हो। अगर डिफेंस सामान्य होगा, सिर्फ सुझाव है, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जो तकनीकी बिंदु हैं वो भी हमारी काफी हेल्प करते हैं टू रिब्यूट द प्रिजम्पशन। कोई दिक्कत बताइएगा? यहाँ पर स्टैंड ये था कंसर्न अक्यूज्ड का कि ये चेक जो है इनलीगल है, वॉइड है, इनवैलिड है। जब भी ये डिफेंस लेगा अक्यूज्ड, तो उसका मतलब क्या है कि वो लड़ाई लड़ रहा है लॉ पॉइंट के ऊपर। वो ये साफ साफ कह रहा है कि ये चेक इन द आई ऑफ लॉ चेक है ही नहीं, ये चेक वॉइड है या इनवैलिड है। तो बेसिकली उसका कहना यह था अक्यूज का कि जो कंसर्न बैंक है जिसका ये चेक है, ये मर्ज हो गया है इन दी अनदर बैंक। इस बारे में सरकार का नोटिफिकेशन भी है। इसका कहना यह था कि जो कंसर्न चेक था ये वैलिड था अप टू 31 दिसंबर 2017। कंसर्न जो चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, ये सबमिट हुआ है 2019 के अंदर। उस दिन को ये चेक जो है वैलिड नहीं था। When an instrument is not a valid instrument, in that scenario, the proceeding is liable to be quashed and set aside। ये इसका आर्गुमेंट था। इसका ये भी कहना था कि अगर चेक इनवैलिड है तो प्रोसिक्यूशन जो है इनलीगल है, और ऐसे सिनेरियो में ना प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा और ना ही कन्विक्शन हो सकता है। अब कोर्ट को यह तय करना था कि वास्तव में जो अक्यूज का स्टेटमेंट है या जो तर्क है ये सही है या नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह बात तो एडमिट है कि बैंक का विलय हुआ, ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि नोटिफिकेशन रिकॉर्ड पर है, और ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि जो कंसर्न चेक है ये सबमिट हुआ 2019 में। जिस कारण से जिस दिन ये चेक सबमिट हुआ उस दिन कंसर्न चेक का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि बैंक का मर्जर हो चुका था। तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट ने माना कि चेक क्या है? इनवैलिड। अगर चेक इनवैलिड है तो प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी चेक के केस के अंदर, तो ये ध्यान रहना चाहिए अक्यूज को कि अगर वो साइन को एडमिट कर लेता है चेक के ऊपर, तो वहां पर प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ हो जाएगा। ये पहली बात है। इसका मतलब हम एक बात ये कह सकते हैं बाय द वे ऑफ गोल्डन रूल कि जब भी आप साइन को एडमिट करेंगे वहां प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा ही होगा। क्लियर हो गया? और प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा सेक्शन 139 एनआई एक्ट में। ये भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात, अगर प्रिजम्पशन ड्रॉ हो भी गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्वर्ट हो गए। आप प्रिजम्पशन को जो है रिब्यूट कर सकते हैं।
पर इसके लिए आपको स्पेसिफिक डिफेंस जो है रखना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको आते हैं नोटिसेस परिवादी पक्ष की ओर से, तो उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रिजम्पशन को रिब्यूट नहीं कर पाएँगे। क्लियर हो गया अपने को? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए जो डिफेंस है उसको साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको रखना है डिफेंस जिसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, प्रोबेलाइजिंग। चौथी बात, आप अपने डिफेंस को रख सकते हैं ऑन द फैक्चुअल पर्सपेक्टिव एंड ऑन द लीगल पर्सपेक्टिव। दोनों ही पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अटैक लीगल पॉइंट पे है और दाव जो है वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और एक ऐसा डिफेंस जो निश्चित तौर पर आपकी हेल्प कर रहा है, देन डेफिनेटली दो फायदे होंगे, प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा और प्रोसिक्यूशन जो है खारिज होगा। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप चेक के मुकदमे को लड़ रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक जिरह करनी है परिवादी से। अगर आपका जिरह स्पेसिफिक नहीं है, आप जिरह में वेग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपका डिफेंस केवल मिया डिफेंस है, तो आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। आप केस को बांट लीजिए 5 हिस्सों में। सबसे पहली बात, उसका टाइमलाइन क्या है। दूसरी बात, उसके फैक्ट्स क्या है। तीसरी बात, क्या फैक्ट्स कॉम्प्रोमाइज है। चौथी बात, जब जिरह करी है तो क्या क्या आ रहे हैं विरोधाभास। और पांचवी बात, जो हमारा डिफेंस है उसको हमको थ्रो करते हुए चलना है। अगर एडमिट कर रहा है वेल एंड गुड, एडमिट नहीं कर रहा है तो हमारे पास पूरा का पूरा मौका है कि हम अपने डिफेंस को जो है साबित कर सकें। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर से केस को लड़ा जाता है। भावनाओं से केस को लड़ेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए भावनाओं को बाहर निकाल दें, लीगल पॉइंट पे काम करें, लॉजिकल पॉइंट पे काम करें, डिफेंस लाइन को तैयार करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।